सार्थक दीपेश से मिलने के लिए राजा के महल में आया था। सार्थक ने दीपेश को देखा। सार्थक ने कहा, मुझे याद नहीं है कि पिछली बार मैं इतने सारे चेक से गुजरा था। हालांकि मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आप राजा के शाश्वत नींद को लेकर सतर्क हैं। सार्थक ने टिप्पणी की जब वो दीपेश के विपरीत बैठा हुआ था। दीपेश ने समझाया और कहा, वास्तव में विशेष रूप से कुछ दलों द्वारा दूसरे महलों पर हमला करने की हिम्मत के साथ कोई भी बहुत सुरक्षित नहीं हो सकता है। वो गार्ड आपकी सुरक्षा के लिए उतने ही जागरूक थे जितने हमारे। सार्थक, शुरू करने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां बोली गई हर बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहे। मुझे इस तरह का पागल व्यवहार करने से नफरत है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके साथ मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं केवल आपको सलाह दे सकता हूं, तो ऐसा ही करो। इस कमरे से जाने के बाद शायद तुम्हें मुझ पर भी शक करना शुरू कर देना चाहिए। रॉयल नाइट का इतना सतर्क रहना सार्थक की उम्मीदों से बाहर था और वो अब पूरी तरह से बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उनका मानना था कि ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए था कि राजा की शाश्वत नींद में कोई बाधा ना आए, लेकिन सार्थक ने इन चीजों के बारे में जितना शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही थी। दीपेश ने कहा, मैं तुम्हें पूरा विवरण तो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारा वैम्पायर नाइट तुम्हारे साथ इस पर गया होगा, लेकिन तुम्हारे महल पर हमले के लिए जिम्मेदार रवि नाम का कोई व्यक्ति है। रवि दूसरे परिवार का लीडर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो एक ब्लड सकर में बदल गया था। वर्तमान राजा के प्रति उसकी नाराजगी कोई रहस्य नहीं थी। दुर्भाग्य से रवि भी बहुत ज्यादा मजबूत था, फिर भी हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हम पर अचानक इस तरह हमला करेगा। दीपेश ने आगे कहा, किसी भी महल पर हमला करने में सक्षम होना और यहाँ तक कि 10वें महल के भीतरी क्षेत्र में इतनी आसानी से प्रवेश करना, इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण दिखाती है, लीडर्स में से कोई है जिसने रवि की मदद की है। दीपेश ने मेज पर अपनी मुट्ठी भींचते हुए आगे कहा, मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि कोई उन ब्लड सकर्स के साथ काम करेगा ताकि राजा को इस तरह मजबूर किया जा सके, और अब ये बात आ गई है कि हमें उसे बदलना होगा। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि ये उस रहस्यमय व्यक्ति का मूल लक्ष्य था। सार्थक के लिए यह खबर नहीं थी कि रवि दूसरे परिवार का लीडर हुआ करता था। हालांकि उसे पता चला था कि अगर परिवार अक्षम हो जाते हैं तो अपने पिछले लीडर्स को बदलना बहुत दुर्लभ नहीं है। विनय ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से असभ्य सोच रहे हैं? लेकिन सार्थक ने उसे अनदेखा करना चुना। सार्थक ने कहा, इसके लिए मुझे खेद है। आप और राजा करीब लग रहे थे और मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि मैं उन लोगों को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दूं जो उन्होंने किया। दीपेश ने सार्थक पर कड़ी नजर डालते हुए आह भरी और कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो। मुझे मुद्दे पर आना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। मैं मूल रूप से अपना काम करने में असफल होने पर माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह वापस लौटोगे जैसे तुम्हें अभी आना पड़ा। मैं तुम्हारी गंध और आभा को महसूस कर सकता हूं सार्थक। अब तुम एक वास्तविक वैम्पायर लीडर हो। जैसा कि मैंने कहा, लीडर्स के बीच कम से कम एक गद्दार है। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा सार्थक। अभी मुझे बाकी दूसरे सभी परिवारों पर शक है, खैर तुम्हारे अलावा सभी। सार्थक, जब हमला हुआ था तो तुम यहाँ नहीं थे। ना तो तुम्हारा और ना ही तुम्हारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का रवि से कोई लेना देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक भी कारण नहीं सोच सकता कि आप अपने ही परिवार पर हमला क्यों करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ सार्थक, और मैं तुम्हारी मदद चाहूंगा। यदि रवि के साथ काम करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य वास्तव में राजा से छुटकारा पाना था तो मैं केवल उनकी बात मान सकता हूँ। अंतिम लक्ष्य अपने लिए सीट प्राप्त करना है। शक्तियां 2 समूहों में विभाजित है सार्थक, इसलिए वो लोग जरूर तुम्हारे लिए आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी चीजों की रिपोर्ट मुझे देते रहो जो दोनों पक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, और तुम बेझिझक उनका साथ दो। तुम उन लोगों की मदद करने के लिए सहमत हो जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि ब्लड सकर्स के साथ आखिर काम कौन कर रहा है, और संभवतः ऐसा कौन है जो अभी भी ये कर रहा है। सार्थक सोचने लगा। दीपेश ने आगे कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा सार्थक। ऐसा करने से हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे अच्छा होगा कि तुम दूसरे हमले के लिए तैयारी करो। तुम्हारा परिवार कमजोर है और हो सकता है कि तुम्हारे परिवार पर फिर से हमला हो जाए। इस बारे में सोचते हुए यदि उसके क्षेत्र पर हमला होता है तो सार्थक सोच रहा था कि क्या वो अपनी सुरक्षा में सुधार के लिए अपने सिस्टम में नए मिले रेपुटेशन स्टोर का उपयोग कर सकता है। सार्थक हमलों से बचने में मदद के लिए टावर, मूर्तियां बना सकता था और झंडे भी लगा सकता था। एकमात्र समस्या उस जगह को बेहतर बनाने के लिए रेपुटेशन पॉइंट्स प्राप्त करना था। एक बार जब सार्थक को जल्दी और विश्वसनीय रूप से ज्यादा रेपुटेशन पॉइंट्स प्राप्त करने का तरीका पता चल गया तो वो बाकी सभी की तुलना में ज्यादा मजबूत किला बना सकता था। दीपेश ने कहा, यह तुम्हारी पसंद है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इसमें किसी न किसी तरह से घसीटे जाओगे ही।
मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब तुम इसमें फंस जाओगे तो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और कोशिश करना कि तुम कुछ भी उपयोगी पा सकते हो। बदले में मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। अभी हालांकि राजा बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ओर से कार्य करने का अधिकार और शक्ति दे दी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे समारोह से पहले मांग सकते हो। सार्थक दीपेश की स्थिति के विश्लेषण से सहमत था। एक परिवार के लीडर के रूप में चाहे उसे ये पसंद हो या नहीं, वो इन सब में लिपटा रहेगा। ईमानदारी से कहें तो वो ये भी पता लगाना चाहता था कि ब्लडसकर्स के साथ काम कौन कर रहा है। उन्होंने उसके लोगों को मार डाला था, कपिल को मार डाला था और दूसरों पर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए सार्थक उनसे बदला लेना चाहता था। सार्थक को वैम्पायर वर्ल्ड में काफी अकेलापन महसूस हुआ। उसके परिवार को बाकियों की तुलना में बाहरी माना जाता था और यहाँ एक शक्तिशाली सहयोगी उनका हाथ थमे हुए था। सार्थक ने घोषणा की, मैं आपकी मदद करूंगा दीपेश, हालांकि कुछ एहसान और चीजें हैं जो मैं खुद से पूछना चाहूंगा। दीपेश ने खुशी से जवाब दिया, बेशक सार्थक, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हाल ही में लीडर बना है तुम उससे कहीं आगे जा रहे हो जो आमतौर पर तुमसे अपेक्षा की जाती है। जब तक ये मेरी शक्ति में है मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय और सवाल थे जिनके बारे में सार्थक पूछना और बात करना चाहता था, लेकिन उसने उस विषय से शुरुआत करने का फैसला किया जो उसके दिमाग में सबसे ज्यादा चल रहा था। सार्थक ने पूछा, पहला काफी आसान होना चाहिए, आप जिम अय्यर के बारे में क्या जानते हैं? मुझे वो सब कुछ जानना है जो उसने विनय के जाने के बाद किया था। यह कहना सुरक्षित होगा कि इस सवाल ने दीपेश को आश्चर्यचकित कर दिया। पूछने के लिए सभी चीजों में से विशेष रूप से उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सार्थक का पहला प्रश्न वैम्पायर के अतीत से संबंधित क्यों था? दीपेश ने सोचा, क्या यह सिर्फ उसकी अपनी जिज्ञासा है या किसी और का अनुरोध है? दीपेश का दिमाग उन संभावित उम्मीदवारों की सूची में नीचे जा रहा था जो परिवार के नए युवा लीडर के पीछे हो सकते हैं। दीपेश ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम 10वें परिवार के अतीत में काफी रुचि रखते हो। महल की लौ बुझने के साथ मुझे पता चल गया है कि विनय चला गया है, इसलिए मैं मान रहा हूं कि तुम्हारे सवाल का विनय की वसीयत से कुछ लेना देना है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में आपसे कुछ पूछा हो। दीपेश ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए सार्थक से पूछताछ की। विनय अय्यर एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति था, फिर भी दीपेश अपने जीवन काल में उसे समझने में असफल रहा था। संयोगवश दीपेश की वर्तमान हरकतें काफी असभ्य और अपमानजनक थीं। यदि यहाँ सार्थक की जगह कोई दूसरा लीडर होता तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया होता और शायद दीपेश पर पूछताछ करने का आरोप भी लगाया होता, लेकिन सार्थक को इससे बेहतर कुछ नहीं पता होगा। सार्थक ने तीखे स्वर में सवाल किया और पूछा, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था? क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप शायद मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो आपको समझाऊं? सार्थक का अपनी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर अभिनय करना दीपेश के लिए एक गंभीर रिमाइंडर था कि वो युवा लड़का उतना मासूम था नहीं जितना वो दिखता था। दीपेश झुक गया और कहने लगा, मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूं। सार्थक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दीपेश ने आगे कहा, आप सही हैं, मैंने आपको किसी भी तरह से मदद करने का वादा किया था और यह वास्तव में अपेक्षाकृत सरल चीज है। बेशक आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आश्चर्यचकित था कि आप जिम के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग जिंदा नहीं है जो जिम को याद करते हो। पिछली घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हुए दीपेश ने एक टेबल की ओर देखा और कहा, आपने कहा कि आप जानना चाहते थे कि विनय के लापता होने के बाद क्या हुआ। सही कहा ना मैंने? मुझे नहीं पता कि आप विनय अय्यर के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन उनके हमें छोड़कर जाने से पहले वो एक विशेष प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोगों को इंसानी खून पर बहुत कम निर्भर रहने योग्य बना सकता था। दुर्भाग्य से विनय ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किए बिना ही हमारी दुनिया छोड़ दी। उस समय ईमानदारी से कहें तो हम वैम्पायर्स के बीच बहुत ज्यादा महान वैज्ञानिक दिमाग नहीं थे। आम धारणा ये थी कि कुछ हमारे मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली थे और अधिकांश उसी के अनुसार रहते थे। उस समय राजा इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। हमारे मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा इंसानों ने महसूस किया था कि प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि अगर हमने अपने तरीके नहीं बदले तो देर सबेर वैम्पायर्स के अस्तित्व के बारे में इंसानों को पता चल ही जाएगा। सार्थक को अभी भी विनय के जीवन की यादें स्पष्ट रूप से याद थी। यह गिनना लगभग असंभव होगा कि वैम्पायर्स के कारण कितने इंसानी जीवन चले गए थे। राजा बिल्कुल सही था। जासूस विनय की साथी काव्या की तरह वैम्पायर्स की खोज के और भी करीब पहुंच रहे थे। अतीत में जब ताकत में इतना अंतर होता था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इंसानों के पकड़ में आने के बाद ये अचानक वैम्पायर्स के लिए एक समस्या बन जाता। दीपेश ने आगे कहा, हालांकि कई लोग इस निर्णय से असहमत थे। अंततः एक वोट डाला गया और जिम के अतीत और फिर कभी प्रयोगशाला में प्रवेश न करने की उसकी शपथ के बावजूद उसे उस प्रोजेक्ट को जारी रखने की अनुमति दी गई जहां से विनय ने छोड़ा था। अब सार्थक के दिमाग में पहेली के टुकड़े उभरने लगे थे और वो उन सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था।
विनय के चले जाने के बाद जिम ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया था और उसी समय वो पृथ्वी पर गया होगा जहां उसकी मुलाकात धैर्य के माता पिता से हुई और उन्हें प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आश्वस्त किया गया। सार्थक को अपनी इस थियरी पर ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए वो अभी भी दीपेश की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। सार्थक ने सोचा, क्या जिम विनय को इसलिए खोज रहा था क्योंकि वो अकेले प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सका, या फिर कुछ और बात थी? दीपेश ने आगे बताया, अनगिनत विफलताओं के बाद अंततः जिम ने हमारी समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। अफसोस, अंतिम प्रोजेक्ट में एक समस्या थी जिसे उसने हमसे छिपाया। हमें पता चलने से पहले इस दोष को ठीक करने के लिए जिम ने एक गंभीर अपराध किया। उसी अपराध की वजह से जिम को सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अंत में प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा। विनय ने दीपेश की बात सुनते हुए खुद में सोचा, जिम, तुमने इस बार क्या किया? क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था? क्या अपराध किया था जिम ने? और अभी जिम कहाँ है? क्या हुआ था जिम के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और शानदार कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट। दीपेश सार्थक को जिम के बारे में वो सब बता रहा था जो जो उसे पता था। दीपेश ने इस मामले पर और कुछ नहीं कहा, जैसे कि कहानी समाप्त हो गई हो। लेकिन सार्थक ने देखा कि बहुत सारे विवरण छूट गए थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिम ने क्या किया था, या उसने सोचा था कि सार्थक को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं थी? फिर भी सार्थक पीछे हटने वाला नहीं था। उसे अपने जवाबों की जरूरत थी और उसके सामने कोई था जो मदद कर सकता था। सार्थक ने पूछा, जिम ने जो चीज बनाई जो असफल रही, क्या वो डामिस एलियन थे? भले ही सार्थक इसका जवाब पहले से जानता था, फिर भी उसने ये सवाल किया। इस सवाल पर दीपेश की आंखें चमक उठी, जिससे वो और ज्यादा जागरूक हो गया कि सार्थक इस बारे में जितना संभव होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा जानता था। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों को छिपाना व्यर्थ था, इसलिए दीपेश ने खुल के बात करने का फैसला किया। सार्थक को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए सार्थक इसे पूछ रहा था। दीपेश को यकीन हो गया था। दीपेश ने कहा, हाँ, इंसानों का खून पीने की बजाय वैम्पायर को कोई दूसरा ऑप्शन मिले, इस खोज में जिम ने कुछ और ही बना दिया था, जिन्हें सब लोग शायद डामिस एलियन ही कहते हैं। एकमात्र समस्या ये थी कि डामिस एलियंस प्रजनन करने में असमर्थ थे, यानी कि वो अपना परिवार नहीं बढ़ा सकते थे। हमने जिम को जो सामग्रियां उपलब्ध कराई थी उससे वो सिर्फ कुछ निश्चित संख्या के डामिस ही बना सकता था, और साथ ही डामिसों का जीवन काल भी बहुत कम ही होता था। भले ही ये एक अस्थायी उपाय था, पर यह बहुत महंगा भी था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जिम के साथ बड़ा हुआ था, विनय ये सब बातें सुनकर आसानी से जिम की विचारधारा का पता लगा सकता था। विनय ने कुछ सोचते हुए कहा, जिम मूल रूप से डामिस एलियन बनाने के लिए इंसानों को डेमन लेवल की बीस्ट के साथ मिला रहा होगा। अब समस्याओं को ठीक करने के लिए जिम के पास दो तरीके थे, या तो डामिस एलियन को पुनः उत्पन्न करने की अनुमति देने का एक तरीका खोजें, या फिर उन्हें अमर बना दे। उनके पूर्व इतिहास को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने कौन सा विकल्प चुना होगा। जवाब देने से पहले दीपेश ने एक बड़ी आह भरी और कहा, जिम ने मूल वैम्पायर्स में से एक को पाला और उस पर प्रयोग करने की कोशिश की। केवल इस बार जब हमें पता चला कि वो हमारे लिए तैयार थे। जब तक हमें पता चला कि जिम ने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिम ने डामिस एलियन के साथ महल को छोड़ दिया था और उसे ढूंढने के हमारे प्रयासों के बावजूद जिम को फिर कभी नहीं देखा गया। सार्थक ने पूछा, और उस मूल वैम्पायर के बारे में क्या? क्या जिम कोई हाइब्रिड बनाने में सफल रहा? सार्थक केवल कल्पना ही कर सकता था कि यदि जिम सफल हो गया होता तो डामिस एलियंस के हाथ में कितना खतरनाक राक्षस होता। सार्थक को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या जिम आज भी कहीं प्रयोग कर रहा होगा। दीपेश ने कहा, सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वो पूर्वज जिसे जिम ने कब्र से निकाला था, वो इस प्रक्रिया में पूरी तरह से नष्ट हो गया। वास्तव में ये अच्छी बात है कि आपने इस सवाल को उठाया। मैं सावधान रहूंगा सार्थक। जो मूल वैम्पायर मारा गया था वो 8वें परिवार की पहली पीढ़ी का पारिवारिक लीडर था, इसलिए आपको इसे लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तब से ही 8वें परिवार के लोगों के मन में 10वें परिवार के प्रति भारी द्वेष भरा हुआ है। दीपेश ने आगे कहा, ऐसा कह सकते हो कि मैं वर्तमान हमले से संबंधित कुछ भी ढूंढने में असमर्थ रहा हूं। दुर्भाग्य से इस समय बाकी सभी परिवारों के लिए भी यही कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि 8वें परिवार और 10वें परिवार के बीच उसके बाद कई झड़पें हुई, खासकर तब जब विनय ने भी काव्या के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनके पिछले परिवार के लीडर्स में से एक को मार डाला था। विनय ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो हद ही हो गई है। यहाँ तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं अभी तुम्हारी जगह पर नहीं रहना चाहूंगा सार्थक। तुम्हारे पीछे पहले परिवार का दुर्गेश पड़ा हुआ है, फिर 8वां परिवार भी तुम्हारा दुश्मन है, और वरदान के साथ 6ठे परिवार के बारे में तो भूलना भी मत।
मुझे पता है कि वो अरमान का किया धराया था जिसने उसे मार डाला था, लेकिन ये तुम्हारे कारण हुआ था। उसका सारा दोष तुम्हारे ऊपर ही आएगा सार्थक। सार्थक ने नाराज होकर जवाब दिया और कहा, ऐसा दिखावा मत करो कि सब कुछ मेरी गलती है या मेरी वजह से हुआ है। तुम उनमें से कम एक के लिए जिम्मेदार थे, समझे? सार्थक ने पूछा, यदि आप जानते थे कि जिम ने डामिस को बनाया था तो वैम्पायर्स ने डामिस को क्यों नहीं मारा, या कम से कम इंसानों पर हमला होने पर उनकी मदद क्यों नहीं की? दीपेश ने कहा, मुझे पता है कि तुम इसके लिए मुझसे नफरत करोगे क्योंकि तुम एक पूर्व इंसान थे, लेकिन हमने डामिस को कभी खतरा नहीं माना था। किसी भी समय हम डामिसों को आसानी से हरा सकते हैं, इसलिए हमें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ। उनके जीवन काल को देखते हुए हम में से अधिकांश लोग सोचते थे कि समस्या बस अपने आप ही ठीक हो जाएगी, और जब इंसानी जाति विलुप्त होने का सामना कर रही थी, ठीक उसी समय हमने हमारी खून की समस्याओं को हल करने का एक तरीका खोज लिया था। इसलिए एक बार फिर किसी भी वैम्पायर को इन सब में हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सार्थक ने सोचा, वैम्पायर डामिस को खतरे के रूप में नहीं देखते। क्या ये अहंकार के कारण है या वो वास्तव में इतने मजबूत हैं? सार्थक को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो व्यक्तिगत रूप से परिवार के दूसरे लीडर से भिड़ गया था और इसलिए उसने उनकी शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। सार्थक उस डामिस की शक्ति से भी अवगत था जिसका उसने सामना किया था। सार्थक को दीपेश की हर बात पर थोड़ा थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो क्या कह रहा था, उसकी बातें सार्थक ध्यान से सुन रहा था और खुद ये बताने में सक्षम था कि आगे क्या हुआ होगा यदि वैम्पायर उन्हें खतरा नहीं मानता। सार्थक ने पूछा, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूं, इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं कि आपने डामिस पर कितनी स्पाइक्स देखी हैं? सार्थक के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने उसी बात की पुष्टि के लिए यह सवाल पूछा। दीपेश ने जो चेहरा बनाया था वो सार्थक को थोड़ा भ्रम में डालने वाला था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना है। दीपेश ने सोचते हुए कहा, एक नहीं, मुझे लगता है कि मुझे याद है कि उनमें से एक के पास शायद 2 स्पाइक्स भी देखे थे। मुझे माफ करना, पर इस बात को काफी समय हो गया है। दीपेश ने जवाब दिया और वो इस बात से अनिश्चित था कि सार्थक अपनी पूछताछ के साथ अब कौन सी दिशा में और कहां जा रहा था। फिर भी उसने अपना सबक सीख लिया था, इसलिए दीपेश को जो पता था उसने उसे सब सही बता दिया था। दीपेश ने कहा, वास्तव में जब पहली बार डामिस का निर्माण हुआ था तब हम उनके दोषों से अनजान थे। उनका अध्ययन करने वालों ने हमें आश्वस्त किया कि डामिसों की बुद्धिमत्ता हमारे लिए उन्हें ट्रेन करने के प्रयास के लिए पर्याप्त थी, इसलिए हमने उन्हें लड़ना सिखाया। विचार यह था कि उनका उपयोग और भी चीजों में किया जाए। डामिस हमारे लिए सिर्फ एक खाने की चीज से कहीं ज्यादा है और उनसे बीस्ट का शिकार भी करवाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कि हमें मौका मिलता, जिम एक ही रात में उन सभी के साथ यहां से गायब हो गया। सार्थक ने सोचा, क्या दीपेश ने 2 स्पाइक्स कहा? लेकिन युद्ध के दौरान भी वहां एक 4 स्पाइक्स वाला डामिस था। क्या वो डामिस इस बीच इतने मजबूत हो गए हैं, बिल्कुल अर्जुन की तरह? क्या उम्र के साथ उन पर और ज्यादा स्पाइक्स उगने लगते हैं, या जिम ने और ज्यादा डामिस बनाने का कोई तरीका ढूंढ लिया है? हालांकि इसका मतलब यह है कि वैम्पायर उनकी बढ़ी हुई ताकत से अब तक अनजान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो यहाँ बैठकर सिर्फ अपने आंतरिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा था जिसकी सार्थक ने भविष्यवाणी नहीं की थी। उसका मानना था कि वैम्पायर्स के शामिल ना होने का कोई तार्किक कारण होना चाहिए, लेकिन इसका कारण शुद्ध अज्ञानता है। दुर्भाग्य से इसका मतलब यह हुआ कि सार्थक को किसी तरह वैम्पायर्स को डामिस को खतरा मानने के लिए मनाना होगा। इससे भी बदतर सार्थक को अब अरमान के बारे में भी चिंता करनी थी। जब सार्थक को एहसास हुआ कि वैम्पायर्स अभी भी अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं तो उसे लगा कि उन्हें सच में इस चीज से वाकिफ होना चाहिए। इसके अलावा अब सार्थक को शायद अरमान के बारे में भी लोगों को बताना होगा। विनय ने जोर दिया और कहा, उसे अरमान के बारे में मत बताओ सार्थक। फिलहाल दीपेश तुम पर भरोसा करता है, लेकिन जब तुम मुसीबत में थे तो उसने एक बार अरमान को तुम्हारी मदद करते हुए देखा था। तुम दोनों में समान शक्ति है और वो नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये जानते हैं कि वो तुम्हारी परछाई के माध्यम से तुम्हारे पास आ सकता है। यदि तुम उसे बताते हो कि अरमान वैम्पायर से छुटकारा पाने की योजना बना रहा है तो इसका इस्तेमाल आसानी से तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है। विनय बिल्कुल सही था। सार्थक कोई और दुश्मन नहीं चाहता था, और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी सार्थक इस समय बहुत सारी चीजों से गुजर रहा था और शांति से आगे क्या करना है इस बारे में सोच रहा था, इसलिए वो आगे कोई मुसीबत नहीं चाहता था। विनय ने पूछा, अच्छा एक चीज और, क्या तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि खून का सब्स्टिट्यूट बनाने में कौन कामयाब रहा? मेरे और जिम के चले जाने के बाद मैं सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई और इसे पूरा कर पाता होगा। सार्थक ने पूछा, एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपने मुझे बताया कि विनय इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, लेकिन उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया। फिर जिम ने ही इसे पूरा करने की कोशिश की, फिर भी वो असफल रहे और गायब होने से पहले उन्होंने डामिस एलियन का निर्माण किया। हालांकि अंत में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो वो कौन था जो इसे पूरा करने में कामयाब रहा, जिसमें विनय और जिम जैसे बुद्धिजीवी दोनों असफल रहे थे? दीपेश ने चाय का एक घूंट लेते हुए जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आता कि यह कोई समस्या क्यों होगी।
वो काफी समय से बात कर रहे थे, जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा, खासकर जब से सार्थक पिछले विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दीपेश ने कहा, यह वास्तव में परिवार के 8वें मुखिया जयेश तनेजा के कारण हुआ था। मेरा विश्वास करें जब मैं ये कहता हूं कि ये हम सभी के लिए पूर्ण आश्चर्य था जब वो एक समाधान लेकर आए थे। विनय सदमे में चिल्लाया, जयेश? विनय ने सोचा, क्या क्या जयेश कोई विशेष या कुछ और है? विनय रुका और फिर विनय ने गर्व से दावा करते हुए कहा, दरअसल मैं वास्तव में जयेश को याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद उसे परिवार का मुखिया बना दिया गया होगा। हालांकि 8वें परिवार को भी प्रयोग करना पसंद था, लेकिन वो इतने प्रतिभाशाली नहीं थे जितना कि अय्यर हुआ करते थे। दीपेश ने कहा, यह वो सब कुछ है जो मैं जिम के बारे में जानता हूँ। आज तक उसे ढूंढने के लिए एजेंट्स की ओर से फोन आया था, लेकिन उसे देखा नहीं गया है और हमारे एजेंट्स के निधन के साथ हमने और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जवाबों से आपको मदद मिली है। इससे सार्थक को कुछ चीजों की पुष्टि करने में मदद मिली। पहली बात जो सार्थक को पता चली थी वो ये था कि जिम वास्तव में डामिस एलियन का निर्माता था, और यदि सार्थक का अनुमान सही था तो वो अब भी उनके साथ काम कर रहा है, और यही कारण है कि वैम्पायर डामिसों को ढूंढने में असमर्थ थे। हालांकि उसके मन में एक और, शायद उससे भी बड़ा सवाल था। पहला राजा राजन अय्यर इस सब में कहां फिट बैठता था? जिम ने जितने मूल वैम्पायर्स को जगाया था, इसे देखते हुए सार्थक अपने दिमाग से ये विचार नहीं निकाल सका कि उसने राजन अय्यर को भी जगाया होगा। हालांकि सार्थक ने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, राजन अय्यर जो करने की कोशिश कर रहा था उसे एक साथ नहीं जोड़ सका। ना ही ये कि इस सब में उसका लक्ष्य क्या हो सकता है, इस बात का पता लगा सका। सार्थक पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे अभी भी बहुत कुछ मिसिंग था जो उस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने में मुश्किल पैदा कर रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, राजन अय्यर ने किसका पक्ष लिया था? वो किसकी साइड से काम कर रहा था? ये सवाल रह रहकर सार्थक के दिमाग में आ रहा था। क्या है असली रहस्य राजन अय्यर का? कहां है वो? कैसे जुड़ा है राजन अय्यर और सार्थक का अतीत एक दूसरे के साथ? क्या हुआ था अतीत में? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सार्थक दीपेश से जिम के बारे में बात कर रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि विनय के जाने के बाद जिम के साथ क्या हुआ था। सबसे प्रमुख सवाल के हट जाने के बाद सार्थक के लिए कुछ अनुरोध या सुझाव देने का समय आ गया था, और वो बस उम्मीद कर रहा था कि ये बाकी बातचीत की तरह ही अच्छा होगा और दीपेश उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानेगा या उसका कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा। सार्थक ने कहा, असल में ये उन लोगों से संबंधित है जो पॉल के साथ यहाँ इस दुनिया में आए थे। मुझे पता है कि आपने मूल रूप से मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहूंगा उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि नए राजा के साथ उस समझौते का सम्मान नहीं किया जाएगा। मुझे यकीन है कि आपने कभी भी सब कुछ घटित होने के बाद उन्हें इंसानी दुनिया में वापस जाने देने का इरादा नहीं किया था। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब जबकि बातचीत थोड़ी शांत होती दिख रही थी तो जवाब देते समय दीपेश की मुद्रा कम कठोर थी। दीपेश ने कहा, उसकी मांग करना मेरी पेशकश से बाहर होता। 200 या उससे ज्यादा लोगों को वापस लौटाने पर सवाल उठना लाजमी है। भले ही हमने उनकी यादें मिटा दी हो, पर यह बताना बहुत ही मुश्किल होगा कि उनकी सभी यादें मिटी हैं या नहीं। हालांकि वास्तव में एक लीडर है जो अपने टारगेट की यादों को 100% निश्चितता के साथ मिटाने की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये सार्थक के लिए एक नई खबर थी। उसने सुना था कि किसी की यादों का सिर्फ एक हिस्सा मिटाना पहले से ही कठिन था, खासकर इसका एक बड़ा हिस्सा यूजर के लिए खतरनाक हो सकता है। वो कितने समय तक रुके थे? सार्थक ने ईमानदारी से सोचा था कि उनकी सभी यादों को मिटा देना ही एकमात्र विकल्प होगा। हालांकि सार्थक ने पहले से ही सिया के साथ किसी को अपनी याददाश्त मिटने के प्रभावों को देखा था। इन सभी लोगों के पास जाने के लिए अपने अपने परिवार थे, ऐसे में उनके साथ ऐसा करना बहुत क्रूर था। सार्थक ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट न होने देते हुए पूछा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये एक लीडर की शक्ति है। दीपेश ने कहा, सही कहा, शिखा, दूसरे परिवार की लीडर। शिखा यादें हटा सकती है, या ज्यादा सटीक रूप से कहे तो वो किसी की यादों को एक निश्चित बिंदु तक उलट सकती है। वो ऐसा कर सकती है। वो उन पुरुषों की केवल उस बिंदु तक यादें रखेगी जब उन्हें अपना मिशन सौंपा गया था। उनके दिमाग से यह भी मिटा दिया जाएगा कि वो कभी वैम्पायर वर्ल्ड में आए थे या उनकी आप लोगों के साथ कोई मुठभेड़ हुई थी। फिर भी मैं उन्हें इंसानी दुनिया में वापस नहीं छोड़ सकता। कायरा आप पर नजर रख रही है और संभवतः दुर्गेश को पहले ही बता चुकी है कि आपने पृथ्वी या बाकी के ग्रहों पर जाकर भी बहुत कुछ हासिल नहीं किया है, न ही किसी एजेंट की कोई खबर निकली है। हमारा वादा हम वैम्पायर्स के लिए बहुत मायने रखता है और राजा के शब्द, उनका वादा तो शायद किसी और से भी ज्यादा। फिलहाल कई लोगों का मानना है कि आप और पॉल जिस एकमात्र कारण से यहाँ के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं वो उनकी वजह से है। इसलिए आपके ऊपर हमारी पकड़ को छोड़ने से पहले यहाँ पर जो कुछ चल रहा था उसमें एक और मुसीबत जुड़ जाती। सार्थक ने तर्क देते हुए कहा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार जब कोई नया राजा निर्वाचित हो जाता है तो क्या वो इसी बहाने का उपयोग नहीं करेंगे कि सौदा मेरे और पुराने राजा के बीच हुआ था? तो फिर आप क्या सुझाव देंगे?
मैं किसी भी समाधान के लिए तैयार हूं। अफसोस की बात है कि सार्थक को ऐसे नतीजे पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए वो पहले ही पॉल के साथ विकल्पों पर विचार कर चुका था। सार्थक ने कहा, आपको डर है कि वो वैम्पायर्स की दुनिया के बारे में दूसरों को बता देंगे क्योंकि वो इंसान है? तो क्या हुआ अगर हम उन्हें वैम्पायर बना दें? उनके बदलने के बाद मैं उन्हें 10वें परिवार में स्वीकार करना चाहूंगा। आपने मुझे हमारी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा परिवार इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है। हम पर हमला किया गया है और मैं केवल 10 वैम्पायर छात्रों और इस बार अपने साथ लाए गए कुछ नए साथियों के साथ बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? मुझे इसकी जरूरत है। अपनी ताकत का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें लोगों की जरूरत है। सार्थक ने जोर देकर कहा। वो रॉयल वैम्पायर नाइट दीपेश पर दोष मढ़ने से नहीं हिचकिचाया। दीपेश कुछ देर तक चुप रहा और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया जब तक कि वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो गया। दीपेश ने कहा, यह उचित लग रहा है। आपके परिवार को और लोग देने के लिए मैं आपके परिवार पर हुए हमले को एक जस्टिफिकेशन के रूप में उपयोग कर सकता हूं। हालांकि ये अभी भी हमें इस समस्या में छोड़ देता है कि सभी 200 लोगों को वैम्पायर में बदलना अपने आप में असंभव होगा। बाकी वैम्पायर अधिकतम 1 या 2 लोगों को ही वैम्पायर्स में बदल सकते हैं और आपके पास तो वैसे भी कितने कम लोग हैं। फिर भी मैं इंसानों को आपके भीतरी महल क्षेत्र में बिना वैम्पायर में बदले रहने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे जल्द से जल्द करें। एक बार दूसरों को पता चल गया कि आपके पास इंसान है तो ये शेर के सामने मांस लटकाने जैसा होगा। सार्थक, अब 10वें परिवार में 200 लोग शामिल हो जाएंगे और हालांकि अब सार्थक को उन लोगों की जान जाने की चिंता नहीं थी, फिर भी उसे भविष्य में 10वें महल पर हमले की संभावना के बारे में चिंता करनी होगी। अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचकर और दीपेश ने पहले जो कहा उसने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। सार्थक ने पूछा, किसी भी संयोग से आपने कहा था कि उन लीडर की वो शक्ति स्मृतियों को मिटाने से नहीं बल्कि उन्हें उलटने से काम करती है। क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की यादों को एक तरह से हटाया जा सकता है जिससे उनकी खोई हुई यादें वापस आ सकती हैं? दीपेश ने कहा, सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि यह काम करेगा, लेकिन मैं शक्ति के अंदर और बाहर नहीं जानता। आपको शिखा से ही इस बारे में पूछना होगा क्योंकि वही ये शक्ति रखती है। दीपेश बता सकता था कि यह सार्थक का आखिरी अनुरोध था। निस्संदेह सार्थक दीपेश से ज्यादा समर्थन और सहायता मांगना पसंद करेगा, लेकिन उन्हें अपने रिश्ते को गुप्त रखने की भी जरूरत थी। यही कारण है कि वो केवल इतना ही कर सका। ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले उसे एक और बात कहनी थी। दीपेश ने कहा, शिखा को आपकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे पहले से ही कई दूसरे लीडर्स का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो आपका पक्ष हासिल करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन याद रखें कि मैंने आपसे क्या कहा था सार्थक, किसी पर भरोसा मत करना। राजा 2 सप्ताह में समाधि में चले जाएंगे। इस समय का उपयोग 10वें परिवार को मजबूत करने और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसका पता लगाने के लिए करें। हम नियमित रूप से मिलते रहेंगे और मैं पकड़े गए लोगों को आपके पास भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। सार्थक को पता चल गया था कि उसे क्या चाहिए और वो इंसानी कैदियों के साथ मुद्दे को सुलझाने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर इस मीटिंग को सफल कहा जा सकता है। फिर भी वो मदद नहीं कर सका, लेकिन बुरा महसूस कर रहा था कि उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। सार्थक को बस यही उम्मीद थी कि वो इंसान और पॉल इस बात से सहमत होंगे कि मौत से बेहतर कुछ भी है, खासकर जब से सार्थक ने उन्हें एक दिन उनके परिवार में लौटाने के अपने वादे को पूरा करने की योजना बनाई थी। विनय ने पूछा, क्या तुम सिया को दूसरे परिवार की लीडर शिखा से मिलने देने के बारे में सोच रहे हो? जब मैंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा है जो संभवतः उसकी यादें लौटा सकता है तो मैं उसी का जिक्र कर रहा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां उन्हें तुमसे बहुत ज्यादा की जरूरत होगी, जबकि तुम उसके लिए कितना कुछ पहले ही कर चुके हो। सार्थक ने आह भरी और कहा, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे लिए उसे देखना कठिन है क्योंकि मैं देख सकता हूं कि वो कितने दर्द में है। मैंने सोचा था कि शायद कुछ समय बाद वो सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन अब भी वो अपने अतीत के बारे में और ज्यादा जानने की उम्मीद में शुद्धम ग्रुप में वापस जाने की योजना बना रही है। जब सार्थक के मन में ये विचार आया कि वो काफी समान है तो वो बुरी तरह उदास हो गया। एक तरह से वो भी अपने अतीत से ग्रस्त हो गया था। केवल इतना कि उसने उस किताब को खोलने की कोशिश की थी जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ दी थी, इस उम्मीद में कि शायद वो उनके बारे में कुछ और जान सकेगा। लेकिन उस किताब को खोलने के बाद सार्थक की जिंदगी ही बदल गई। सार्थक ने कहा, सिया ने हमें डेमन लेवल के बीस्ट से बचाया और हमारी बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि उसे ये चुनने की इजाजत दे दूं कि वो क्या करना चाहती है। सार्थक ने कभी किसी से नहीं कहा, पर वो हमेशा ही सिया की आंखों में अपने लिए एक अजीब सा डर, एक नफरत देखता था। सिया सार्थक के साथ काफी महीनों तक रही थी, पर उन दोनों के बीच वो दोस्ती नहीं हो सकी क्योंकि सिया ये कभी भूल ही नहीं पाई कि सार्थक ने ही उसकी याददाश्त मिटाई थी और वो उसी की वजह से इस तरह बिना लक्ष्य की जिंदगी जी रही है। अगर सिया की याददाश्त उसे लौटा दी जाती तो वो शायद अभी कहीं और होती या किसी और तरह का जीवन जी रही होती। सिया की नजरें सार्थक को अनकंफर्टेबल कर देती हैं और सार्थक एक गिल्ट से भर जाता है। अब जब सार्थक को यह मौका मिला था तो वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। महल से बाहर निकलते हुए रॉयल गार्ड्स ने सार्थक की फिर से जांच की।
हालांकि वो उनसे ऊंची रैंक का था, लेकिन सार्थक देख सकता था कि जब वो कमरे से बाहर निकला तब भी उन्होंने ऊपर जाने से पहले उसकी जांच की थी। सार्थक ने सोचा, मुझे लगता है कि वो केवल राजा के प्रति वफादार है। जांच हो जाने के बाद सार्थक ने महल छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करते समय वो अप्रत्याशित रूप से किसी के पास से गुजरा। सार्थक एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि उसने जमीन पर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनी। ये एक डंडा था, लेकिन वो जानता था कि इसे पकड़ने वाले व्यक्ति को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और ये शख्स कौन था ये भी सार्थक बहुत अच्छे से जानता था। वो दुर्गेश था। सार्थक के पास से गुजरते हुए दुर्गेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और ये मुस्कान सार्थक को अंदर ही अंदर गुस्से से भर रही थी। वो समझ रहा था कि दुर्गेश उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा था। दुर्गेश ने धीमे से कहा, चाहे तुम बाहर से कितने भी बड़े दिखने लगो, हो तो तुम एक इंसान के बच्चे ही। दुर्गेश ने यह जानबूझकर कहा था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि सार्थक उसे सुन सकता है। विनय ने कहा, वो बूढ़ा आदमी पागल है, अगर वो तुम्हारा वोट चाहता है तो वो बहुत बुरा काम कर रहा है। सार्थक ने मन में कहा, कोई बात नहीं, हमें अभी उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। यदि दुर्गेश लड़ना चाहता है तो मैं खुशी से उसे दिखाऊंगा कि डामिस एलियन ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसे इन पुराने वैम्पायर्स ने कम आंका है। दीपेश के साथ अपनी मीटिंग से वापस आकर सार्थक 10वें महल के आंतरिक महल क्षेत्र की ओर चला गया। फिलहाल ये वीरान था, और हमले में मारे गए सभी लोगों के बाद जीवन का यहाँ कोई भी निशान नहीं था। आमतौर पर पूलिंग क्षेत्र के लोग उन नंबरों को भर देते थे, फिर भी अभी तक किसी ने भी ये मौका नहीं लिया था। सार्थक आंतरिक महल क्षेत्र में सुधार करना चाहता था। दीपेश ने उसे एक और हमले की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी, और दुर्गेश नागर की टिप्पणी के बाद सार्थक को यकीन था कि बाकी लीडर्स का तो पता नहीं, पर दुर्गेश नागर का इरादा बहुत ही खतरनाक था। दुर्गेश का इरादा सार्थक के साथ 10वें परिवार के सभी लोगों से पूरी तरह छुटकारा पाना था। जब सार्थक उस जगह के चारों ओर सुरक्षा का निरीक्षण कर रहा था, उसकी नजर एक जगह पर गई। किस चीज पर नजर गई है सार्थक की? क्या देखा है सार्थक ने? कैसे सार्थक अपने 10वें महल को सुधारेगा? कैसे वो उन्हें मजबूत बना सकता है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।